करते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग की खबर है। उनके दाएं कान पर गोली लगी, लेकिन वे सुरक्षित बताए गए हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें अस्पताल से भी छुट्टी मिल चुकी है। घटना भारतीय समय के मुताबिक रविवार सुबह 4 बजे की है। तब अमेरिका में शनिवार के शाम के करीब 6:30 बजे बज रहे थे और ट्रंप अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के बटलर शहर में चुनावी रैली कर रहे थे। उसी दौरान उन पर फायर किया गया। रिपोर्ट देखिए। Take a look what happened. 14 जुलाई 2024, पेंसिल्वेनिया, अमेरिका। अमेरिका के इतिहास में दर्ज हुई एक और तारीख। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला। अमेरिका के खूनी इतिहास में एक और तारीख दर्ज हो गई। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब अमेरिका अपनी आजादी की वर्षगांठ मना रहा था। Take a look what happened. महज 10 दिन बीते थे और पेंसिल्वेनिया में ऐसा हमला हुआ कि पूरा का पूरा अमेरिका थर्रा गया। Take a look what happened. सारी की सारी सुरक्षा धरी की धरी रह गई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर एक के बाद एक कई गोलियां चलाई गईं। दुनिया की सबसे बेहतर सुरक्षा करने वाली एजेंसी मानी जाती है सीक्रेट सर्विस, और उसकी नाक के नीचे उसके सभी सुरक्षा घेरों को तोड़ते हुए एक 20 साल के शूटर ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के संभावित राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। Take a look what happened. सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर अपनी गन लेकर सुरक्षा करते रह गए और अमेरिका के इतिहास में एक और खूनी तारीख दर्ज हो गई। डोनाल्ड ट्रंप 2007 से 2012 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं और वो इस बार भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनावी रैलियां कर रहे हैं। अपने चुनावी अभियान में वो पेंसिल्वेनिया राज्य के बटलर नाम की जगह पहुंचे थे, जहां वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी गोलियां चली और वहां अफरा तफरी मच गई। ट्रंप को गोली लगी, वो वहीं गिर गए। सीक्रेट सर्विस के एजेंट ने उनके आसपास सुरक्षा घेरा बना लिया, लेकिन गोलियां चलती रहीं। Take a look what happened. वहां मौजूद एसोसिएटेड प्रेस के फोटोग्राफर ने सब कुछ अपने लेंस के जरिए कैद किया है। सुनिए क्या हुआ था उस वक्त। So today I was photographing former President Trump at a campaign rally here in Butler, Pennsylvania. I was right in front of the stage, directly in front of the stage. It was a normal rally. I've done it hundreds of times, and over my left shoulder, I heard several pops, and I knew immediately it was gunfire. So I looked at the stage, and I saw the Secret Service agents rushing to President Trump. From that moment, I ran to the stage, and I started photographing the agents on top of them. And then off to my right, I saw the Secret Service counter-assault team arrive. And then I ran to the other side of the stage, and they picked President Trump up. And then as he's walking down the ramp, he started fist bumping to the crowd and waving. And I did notice he had blood coming down his face, as you can see in the photos. The agents took him down the ramp, and they put him into an SUV. And again, as he was getting into the SUV, he also started pumping his fists again. हमलावर को मार गिराया गया, लेकिन उससे पहले हुई फायरिंग में रैली में मौजूद एक आदमी की मौत हो गई। 2 लोग जख्मी हो गए। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के दाहिने कान पर गोली लगी थी। वो जख्मी हुए थे, लेकिन वो बाल बच गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन इस मामले की जांच को FBI ने टेक ओवर कर लिया है और कहा है कि यह हत्या का प्रयास है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को जान से मारने की कोशिश की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में संभावित उम्मीदवार को जान से मारने की कोशिश की गई है। What we're calling an assassination attempt against our former president, Donald Trump. It's still an active crime scene.
As I mentioned, we have a number of agents on scene. We also are working closely with other federal agencies, our state partners, and our local police partners as well. अमेरिका में हुई यह घटना पिछले 2 दशकों में सबसे बड़ी घटना है। पूर्व राष्ट्रपति को पूरी सुरक्षा के बीच जान से मारने की कोशिश हुई है। हालांकि आसपास के लोगों का कहना है कि उन्होंने हमलावर को पहले ही देख लिया था। वो एक बिल्डिंग पर चढ़ रहा था और राइफल के साथ रेंग रहा था। उनका दावा है कि वो पुलिस को सतर्क कर रहे थे, लेकिन जब तक पुलिस कुछ एक्शन लेती, हमला हो गया। We noticed the guy crawling, bear crawling up the roof of the building beside us. 50 feet away from us. So we're standing there, we're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. A rifle. We could clearly see him with a rifle. Absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, hey man, there's a guy on the roof with a rifle. And the police were like, huh, what? Like they didn't know what was going on. We're like, hey, right here on the roof. We can see him from right here. We see him. He's crawling. Take a look at what happened. डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद डेलावेयर में वीकेंड पर अपने घर गए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तुरंत एयरफोर्स 1 से वॉशिंगटन डीसी निकलने का निर्णय लिया। वो व्हाइट हाउस पहुंचकर सुरक्षा पर बड़ी बैठक करने वाले हैं। जो बाइडेन ने इस दौरान ट्रंप से बात की, पेंसिल्वेनिया के गवर्नर और बटलर के मेयर से भी बात की। उन्होंने इस घटना की निंदा की। इस बीच में हमलावर की पहचान सामने आई। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने वाला 20 साल का है। उसका नाम थॉमस मैथ्यू क्रुक है, जो पेंसिल्वेनिया के बेथिल पार्क का रहने वाला है। अमेरिका में सीक्रेट सर्विस अब सवालों के घेरे में है। ट्रंप पर ऐसे समय में जानलेवा हमला हुआ है जब अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव है और रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप संभावित उम्मीदवार हैं। अमेरिका में हुए सर्वे और मार्केट रिसर्च में सामने आया है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने की संभावनाएं 69% है, जबकि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के जीतने की संभावनाएं 31% है, जो संभवतः जो बाइडेन हो सकते हैं। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब अमेरिका के राष्ट्रपति या अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर जानलेवा हमला हुआ हो। अमेरिका के इतिहास में 4 राष्ट्रपतियों की हत्या की जा चुकी है और 9 बार हत्या के प्रयास हो चुके हैं। और अमेरिका के बाद अब बात करेंगे हरियाणा पुलिस की, क्योंकि हरियाणा की पुलिस ने एसटीएफ के कुख्यात अपराधी राकेश उर्फ काला खैरमपुरिया को गिरफ्तार किया है। इसे थाईलैंड से डिपोर्ट कर भारत लाया गया। काला खैरमपुरिया भाऊ गैंग के गुर्गों के जरिए हरियाणा में गैंग चला रहा था। इस पर कारोबारियों को धमकाने और रंगदारी मांगने के गंभीर आरोप हैं। हरियाणा से लेकर पंजाब और फिर दिल्ली एनसीआर से सटे इलाकों में इस वक्त कुछ गैंगस्टर अपना दम दिखाने में जुटे हैं। लूट, हत्या, किडनैपिंग और जान से मारने की धमकी देकर अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी लिस्ट में शामिल है गैंगस्टर काला खैरमपुरिया। इस चेहरे को दुनिया 2014 तक राकेश के नाम से जानती थी, लेकिन पिता की हत्या के बाद इसने उनके हत्यारों को खत्म करने की कसम खाई और अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। आज 10 साल बाद ये राकेश से काला खैरमपुरिया के नाम से हरियाणा, पंजाब समेत तमाम राज्यों की पुलिस के टारगेट पर था, जिसे अब गुरुग्राम पुलिस ने थाईलैंड से गिरफ्तार कर लिया और हिंदुस्तान में हवालात की हवा खिलाने के लिए लिया। काला खैरमपुरिया भाऊ गैंग के गुर्गों के जरिए हरियाणा में गैंग चला रहा था। इस पर हरियाणा और राजस्थान में डकैती, लूट, हत्या और अवैध हथियार रखने जैसे संगीन आरोप हैं। उसकी अपराध की कहानी 2014 से शुरू हुई और 2024 आते आते ये गैंगस्टर और पुलिस की हिट लिस्ट में टॉप पर पहुंच गया। 14 जून 2014 को काला खैरमपुरिया के खिलाफ हत्या का पहला केस दर्ज किया गया था। काला खैरमपुरिया ने पिता की हत्या में शामिल बदमाश की हत्या की। 2015 में हत्या के केस में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 2020 में जेल से पैरोल पर बाहर आया, लेकिन पैरोल खत्म होने के बाद जेल जाने की बजाय फरार हो गया। 2021 में हत्या, 2022 में हत्या की कोशिश का भी केस दर्ज किया गया था। दिसंबर 2023 में सोनीपत में सरपंच की हत्या का भी आरोप लगा और फिर 2023 खत्म होते होते हरियाणा की कोर्ट ने काला खैरमपुरिया को भगोड़ा घोषित कर दिया।
हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने कुख्यात अपराधी राकेश उर्फ काला खैरमपुरिया की सफल गिरफ्तारी के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। राकेश, जिसे काला खैरमपुरिया के नाम से भी जाना जाता है, एक गंभीर और हिंसक अपराधों में व्यापक रूप में शामिल था और सन 2020 में पैरोल पर रिहा होने के उपरांत भगौड़ा होकर पुलिस की गिरफ्त से बच रहा था। राकेश का आपराधिक रिकॉर्ड सन 2014 से शुरू हुआ और उसके ऊपर डकैती, लूट, हत्या और अवैध हथियार रखने जैसे अपराधों के लिए उपयोग अंकित किए गए। विदेश भागने के बाद गैंगस्टर राकेश उर्फ काला खैरमपुरिया ने भाऊ गैंग के साथ मिलकर विदेश से नेटवर्क चलाया। नकली पासपोर्ट के जरिए खैरमपुरिया विदेश भाग गया था। दिल्ली में बर्गर किंग हत्याकांड के बाद वो सुर्खियों में आया था, लेकिन अभी कुछ ही दिन बीते थे कि हरियाणा के हिसार में 24 जून 2024 को 3 नकाबपोश बदमाशों ने कार डीलर पर फायरिंग की, जिसमें काला खैरमपुरिया का दोबारा दुनिया ने नाम सुना। काला खैरमपुरिया और लॉरेंस गैंग के बीच 36 का आंकड़ा बताया जाता है। वर्चस्व के लिए दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। हरियाणा, पंजाब समेत अन्य शहरों में दोनों ही अपने गैंग को परवान चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस की सतर्कता ने दोनों के पर कतरे हुए हैं। दोनों खुद तो जेल में हैं, लेकिन उनके प्यादे अब भी उनके नाम पर उगाही करते हुए आए दिन पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं। आके लेके चले गए अपने साथ में। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, जाओ, साल भर तुमको दे रहे हैं, साल भर या तो बढ़ जाओगी या तो अपना पीछे घर आ जाओगी। तो हमने कहा साल भर तुमको दे रहे हैं। ठीक है, साल भर तो बहुत है। तो साल भर में इनका अच्छा प्रोफेशन रहा, ये उड़ गए। कमाई के बाद बेवफाई बोनस में मिलती है, ऐसा ट्रेंड चल रहा है। कामयाब बीवी और गरीब पति, इन हालात में राहें जुदा होना इतनी आम बात हो गई है कि गिनती करना भी मुश्किल हो गया है। अरविंद पांडे का दावा है कि उन्होंने अपनी पत्नी को सिंगर बनाने के लिए अपनी पूरी मेहनत और जमा पूंजी लगा दी। उन्होंने अपनी पत्नी को अलग अलग जगह ले जाकर लोगों से मिलवाया और उसे काम दिलवाने की पूरी कोशिश की। 4 साल के लंबे संघर्ष और मेहनत के बाद ज्योति एक सफल सिंगर बन गई, लेकिन सफलता मिलते ही उसने अपने पति को छोड़ दिया। 6-7 लाख रुपए इनके स्टूडियो वगैरह में लेके लगा है और कुछ पैसा इन्होंने दिया, कुछ पैसा मैंने दिया। ये भी जो समेटी थी, बचाई थी, उन्होंने दिया, क्योंकि हमारे वो कोटवा ज्योति के नाम से इनका चैनल है और ज्योति एंटरटेनमेंट के नाम से इनका चैनल है। वो दोनों से पैसा आना स्टार्ट हो गया और बाहर से भी पैसा, अच्छा खासा पैसा कमा रही हैं। तो इसलिए सबसे परिचय रहती थी। जब इन्होंने सिंगिंग कहा, मैंने कहा ठीक है, चलो हमारी भी कुछ लोगों को परिचय है, मैं ले चलता हूँ। मैं अपना हर जगह कराया। उसके बाद 8 दिन फेमस सिंगर हो गए, तो उसके बहकाए में ये चली गई हैं। ज्योति पांडे की कहानी कोई नई नहीं है। इससे पहले भी एसडीएम ज्योति मौर्य का केस खूब सुर्खियों में रहा था। इसके बाद तो एक एक कर तमाम मामले सामने आते रहे। हाल ही में एक लेखपाल पत्नी पर उसके पति ने नौकरी लग जाने पर छोड़ देने का आरोप लगाया। और अब ज्योति पांडे, जिन्होंने भक्ति भजन गाकर अपनी पहचान बनाई, लेकिन अपने भजन के बोल अपने जीवन पर लागू करना शायद भूल गई। सदा सहायक हो दीनन के तुम ही नायक हो, भक्तों के सदा सहायक हो दीनन के तुम ही नायक हो, भक्तों के सदा सहायक हो दीनन के तुम ही नायक हो, दुखियों के प्राण आधार प्रभु जग जीवन तुम्हारी। पति का आरोप है कि जब वो बीवी को सिंगर बनाने के लिए अलग अलग लोगों से मिलवा रहे थे, तभी उनकी मुलाकात धर्मेंद्र नाम के एक लड़के से हुई और वे दोनों साथ में काम करने लगे। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे ज्योति ने उनसे दूरी बना ली। अब ज्योति धर्मेंद्र के साथ लिव इन में रह रही है। पिछले 3 महीनों से घर नहीं आ रही है। तो मैं 26 तारीख को मैं एकाएक इनके घर पहुंचा। ये जहां रह रही हैं सुलभ आवास में, तो हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये धर्मेंद्र शुक्ला उर्फ गोपाल शुक्ला, ये वहां हमको मिले। और ये संगम धुन के यूट्यूब चैनल के मालिक भी हैं, जो जिसके यूट्यूब पे गाना गाती हैं। आज भी जब से उनसे गाना गा रही हैं, तब से तो लिए इन्होंने अपना चैनल खुद बंद कर दिया। ना तो अपने चैनल पर गाना गाते, ना किसी और के चैनल पर गाती हैं।
क्योंकि वो गाने ही नहीं देता, हर समय इनके आगे पीछे लगा रहता है। आज ऐसा हो गया है कि आज इतना हमारे खिलाफ हो गया कि मुझको गोपाल शुक्ला पाए, जहाँ पाए वहीं मरवा दें। अरविंद पेशे से ड्राइवर है और अक्सर काम के सिलसिले में कई दिनों तक बाहर रहते हैं। जब वे अपनी पत्नी से उसके बारे में पूछते थे, ज्योति हमेशा अलग अलग शहरों में शूटिंग का बहाना बनाकर बात टाल देती थी। कभी दिल्ली, कभी मुंबई होने का बहाना बनाकर ज्योति उनसे मिलती नहीं थी। अरविंद को ये महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए उन्होंने अपने जान पहचान वालों से पता करवाया। तब उन्हें पता चला कि ज्योति गोमती नगर में धर्मेंद्र के साथ रह रही है। मैं ये चाहता हूँ मेरा जो कुछ हुआ, मेरे साथ घटना घटी है, इसका निष्पक्ष जांच हो और मुझे वो मिले। मुझे इंसाफ चाहिए और मेरी बिटिया 8 साल की है, इसलिए मैं इनको रखना चाहता हूँ। अरविंद अपनी बेटी और बीवी को वापस लाने के लिए पुलिस अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। महिला आयोग और मुख्यमंत्री से भी शिकायत की है। अरविंद की ये दर्द भरी कहानी न केवल व्यक्तिगत संघर्ष की दास्तान है, बल्कि ये दर्शाती है कि कैसे एक आदमी ने अपनी पत्नी के सपनों को साकार करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन बदले में उसे मिला धोखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हर साल की तरह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश ने आतंक मचाया हुआ है। उत्तराखंड में जगह जगह से दरकते पहाड़ों ने लोगों को दहशत से भर दिया है, तो वहीं नदियों का रौद्र रूप भी लोगों को डरा रहा है। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर कुदरत का कहर। हिल गई धरती, खिसक गई जमीन। बरस रही आसमानी आफत और टूट रहे पर्वत। पहाड़ों से मैदान तक सैलाब ही सैलाब। क्या मैदान, क्या सड़क, क्या पहाड़, हर तरफ सिर्फ तबाही और तबाही नजर आ रही है। जहां उफनती नदियां मैदानी इलाकों को अपने आगोश में समेटने की जिद पर हैं, तो वहीं दरकते पहाड़ सब कुछ तबाह कर देने पर आतुर हैं। उफनती नदियों के सैलाब की तस्वीर हो या फिर खिसकती जमीन और दरकते पहाड़ों की तस्वीर, हर तस्वीर डरावनी है और दिल दहला देने वाली भी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से सैलाब की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने दिल की धड़कनें बढ़ा दी। पहाड़ से उफनती नदी के साथ पत्थरों का सैलाब बहता दिखाई दिया। बेहिसाब वेग के साथ पहाड़ से पत्थर मलबे के रूप में गिरते दिखे, मानो वहां पत्थरों की नदी बह रही हो। लेकिन पहाड़ों से बहते सैलाब की ये आखिरी तस्वीर नहीं है। उत्तराखंड का हर जिला बेहिसाब बारिश से बेतरतीब हो रहा है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है, जमीन खिसक रही है और पहाड़ों से गिर रहा मलबा अपने साथ सब कुछ तबाह कर देने के लिए बेताब दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में भारी लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 200 से ज्यादा सड़कें प्रभावित हुई हैं। अकेले बद्रीनाथ धाम जाने वाले रूट पर 22 जगह लैंडस्लाइड की घटना हुई है, जबकि भारी लैंडस्लाइड की वजह से 4 धाम यात्रा को 3 दिनों तक बंद रखना पड़ा। पहाड़ों से टूटकर सड़क पर गिरे मलबे को हटाने के लिए BRRO के साथ ही NDRF, सेना, NTPC भी जुटे हैं। जोशीमठ में 3 दिन पहले हुए लैंडस्लाइड ने तो लोगों की सांसें ही थाम दी थी।
48 घंटे तक हाईवे के दोनों तरफ 5000 से ज्यादा लोग फंसे रहे। बद्रीनाथ हाईवे पर गिरे मलबे को हटाने के लिए पिछले कई दिनों से BRRO के साथ ही NDRF सेना भी एक्टिव है। तब कहीं जाकर हाईवे के दोनों तरफ फंसे हजारों लोगों के लिए रास्ता निकल पाया है। ये जो हमारे लिए BRO के लिए बहुत काफ़ी चुनौतियाँ थी, जो कि अचानक हमारे पास जो है काम लगा रहे थे, एक मशीन हमारा नीचे दब गया था। कुछ ऐसे पत्थर आ रहे हैं जो कि शूटिंग स्टोन थे, जो हम लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ था। फिर बाद में हम लोग उसको रिस्टोर कर लिए। अभी हम यात्रा के लिए पूरा सुचारू कर दिया है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। उत्तरकाशी में बड़ेथी नदी से लगे एक नाले में अचानक उफान आ गया। पहाड़ों में बारिश के बाद ऐसे हालत कई जगह देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड के 7 जिलों देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और चंपावत में